लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट जो है वो कंक्लूड किया था कि विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम दोनों तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। लाइक देयर आर सम रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है, दे आर एक्सर्गोनिक इन नेचर, दे आर स्पॉन्टेनियस एंड फेवरेबल। जबकि दूसरी तरफ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिन रिएक्शंस में आपको इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? बायोलॉजिकल सिस्टम में आपके एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस लिंक्ड होते हैं या इनकी कपलिंग होती है, विच मीन्स कि अगर एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल है और इससे रिलीज होने वाली एनर्जी सेकेंड केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाली एनर्जी से ज्यादा है, तो ये अपनी रिलीज फॉर्म ऑफ एनर्जी का कुछ पार्ट इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करने में यूज कर देगा और रिमेनिंग पार्ट एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस कपलिंग का फायदा क्या है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी रिलीज करने वाले प्रोसेसेस, एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस हमेशा ड्राइव करेंगे एंडरगोनिक प्रोसेसेस को टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो डेल्टा जी वैल्यूज हैं, दीज आर एडिटिव इन नेचर। अब आपको ये चीज समझ आए कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कुछ केमिकल रिएक्शंस पाथवेज की फॉर्म में क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्होंने एनर्जी रिलीज करनी है, उसके आगे वाला कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा है जिससे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो आपस में लिंक हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास जितने जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं यूजुअली वो पाथवेज की फॉर्म में असेंबल हुए होते हैं, बिकॉज कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आगे या पीछे वाले किसी केमिकल रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है। इज इट क्लियर? एक और पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूजुअली जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि मेटाबॉलिज्म इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी के अंदर जितने बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऐसा फूड अगर इनटेक करते हैं तो उनकी क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। इट मींस कि डाइजेशन के प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कह सकते हैं। सो यूजुअली जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, ये कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस होते हैं, बिकॉज इनमें आपका जो फ्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है, उससे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। उन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जो है वो पिक करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके एटीपीज बना देते हैं। लाइक अगर मैं ग्लूकोज की बात करती हूँ तो ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोसोल में आपके पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस के दौरान ये NADH बनाता है और साथ में 2 ATPs की प्रोडक्शन होती है। यही आपके पास नेट गेन है ना कि आपके पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। ये जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होने के बाद TCA साइकिल में जाएगा एंड TCA साइकिल में यू हैव द मल्टीपल डिहाइड्रोजिनेसेस जो कि NADH को भी प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ FADH2 को भी प्रोड्यूस करते हैं। इट मींस कि आपकी जो ऑक्सीडेशन हो रही है, फ्यूल की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हम इसी चीज को कहते हैं ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है। सो ये रिलीज होने वाले हाइड्रोजन या रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं वेस्ट नहीं हो रहे, बल्कि ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स उन्हें एक्सेप्ट करेंगे और फाइनली इन एक्सेप्टर्स को पिक करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके क्या चीज बनाएंगे? एटीपी। इट मींस कि जितने भी कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं दे आर एक्सर्गोनिक प्रोसेसेस बिकॉज ये एनर्जी को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे। और इन प्रोसेसेस के अंदर कौन सा रिएक्शन यूजुअली हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। दे आर ऑक्सीडेटिव इन नेचर। कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है और इसमें आपकी एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। दे आर एक्सर्गोनिक। इसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करते हो, लाइक आप ग्रोथ की जो प्रोसेस है उसकी तरफ चले जाते हो जिसमें मल्टीपल अमाइनो एसिड्स लिंक होंगे और ये क्या चीज बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे या किसी सेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन इन्होंने बनानी है। इस प्रोसेस में एक तो आपके पास जो है वो पॉलीमराइजेशन हो रही है, ठीक है? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में आप सिंपली, अगर मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज का बनना जो है फोटोसिंथेसिस में, इसकी एग्जांपल दी थी कि ये एक कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। कंस्ट्रक्टिव या एनाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, बायोमॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है? अब अगर आप इस
करें तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मल्टीपल पोजीशंस पे हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, मल्टीपल जगह पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इट मींस कि यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो रिडक्टिव इन नेचर है, यहाँ पे ये रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है और इसके साथ साथ इन इंटरमीडिएट्स को किसी जो है वो असेंबल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली प्लांट्स इसीलिए जो है वो ह्यूज अमाउंट में सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, बिकॉज उस सोलर एनर्जी से वो एटीपी बनाते हैं और उस एटीपी को फाइनली यूज करते हुए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज। सो एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखिएगा कि कैटाबोलिक पाथवे एक्सर्गोनिक है, ऑक्सीडेटिव इन नेचर है, एनर्जी रिलीज करते हैं, और एनाबोलिक प्रोसेसेस रिडक्टिव इन नेचर है, दे आर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, और इसमें जो एक्टिव प्रोसेस है वो कौन सा है, रिडक्शन का प्रोसेस। क्लियर हुआ? अगर हमने यहाँ पे ये बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंडरगोनिक और एक्सर्गोनिक रिएक्शंस लिंक्ड अप होते हैं, इट मींस कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कैटाबोलिक पाथवे से रिलीज होने वाली एनर्जी एनाबोलिक पाथवेज को ड्राइव करेगी, और एनाबोलिक और कैटाबोलिक पाथवेज में जो लिंक है इनके दरमियान जो आप कह रहे हैं कपलिंग का प्रोसेस है वो दो फैक्टर्स की वजह से। इसमें हमें एनर्जी भी चाहिए, इसमें हमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस भी चाहिए। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस का क्या काम है, बिकॉज वी ऑल नो कि जब ग्लूकोज में कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है तो मल्टीपल पोजीशंस पे हाइड्रोजन में ऐड आपके पास है वो रिडक्शन का रिएक्शन होता है। सो जो रिड्यूसिंग पावर है, जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है, या जो हाइड्रोजन आयंस का यहाँ पे सोर्स है वो NADPH होगा या NADH होगा। यूजुअली हम यहाँ पे NADPH इसलिए लिखते हैं बिकॉज NADH और FADH2 ATP बनाते हैं, तो पीछे जो आपके पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस है वो NADPH है, जो कि ATP प्रोडक्शन में नहीं जाता बल्कि ये सेल को क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस की जहाँ पे जरूरत होती है, जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होना होता है, ये उस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। इट मींस कि ये आपके पास लिंकर मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन एक्ट एज अ शटल सिस्टम, जो कि कैटाबोलिक रिएक्शंस के पास जाएंगे, उनसे एनर्जी और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को पिक करेंगे और फौरी तौर पे जाके कहां पे ट्रांसमिट कर देंगे, एनाबोलिक रिएक्शंस में। लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि व्हाई एटीपी को कपलिंग फैक्टर के तौर पे क्यों प्रेफर किया गया है, एटीपी के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, और इसलिए मैंने आप लोगों के सामने एक पॉइंट रखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन फेवरेबल तब होता है। एटीपी को फेवर इसलिए किया गया है बिकॉज एटीपी की हाइड्रोलिसिस से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो एटीपी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है। यूनिवर्स की या बायोलॉजिकल सिस्टम की जितनी भी आप कह रहे हैं जितने भी इनके एलिमेंट्स हैं वो हमेशा स्टेबिलिटी की सर्च में होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम जब भी अपनी अनस्टेबल स्टेज में है या कंपैरेटिवली वो अपनी स्टेट ए में है और उसके मुकाबले में स्टेट बी ज्यादा स्टेबल है, तो वो प्रेफर करेगा कि स्टेट ए को छोड़ के बी में कन्वर्ट हो। सेम इज द केस विद द एटीपी हाइड्रोलिसिस। अगर हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हो कि एटीपी व्हिच इज एक्चुअली अ न्यूक्लियोटाइड एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट शुगर्स, थाइरोज शुगर, पेंटोज शुगर, एडेनिन बेस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैच करता है यूजुअली इसके टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप पे, लेकिन डेफिनेटली बाकी पोजीशंस के ऊपर भी हो सकता है, और उससे क्या प्रोडक्ट्स बनेगी वो मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ। जब भी कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो इसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनेगी अगर आप उनको इस एटीपी के साथ कंपेयर करो, एक मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, यहाँ पे आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि हाइड्रोक्साइल आयन ने जब फॉस्फेट के ऊपर अटैक किया है तो फॉस्फेट ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इस ऑक्सीजन के साथ जो उसका ये बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है उस बॉन्ड की जगह ये न्यूक्लियोफाइल इनकार्पोरेट हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? और जो पीछे आपके पास है एडीपी मॉलिक्यूल वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा जिसमें यू हैव एडेनिन, राइबोस एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, ये वाला। दिस इज एडीपी एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखो तो एक मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो फॉस्फेट ग्रुप है, वाई
दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज इसमें रेजोनेंस का फिनोमेना है। ठीक है, पहले जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो शेयर नहीं था, ठीक है, लेकिन इस केस में जैसे ही यहाँ से इसने अपना बॉन्ड ब्रेक किया है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी आ गई एंड वी ऑल नो कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि आपका जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, अगर आप एटीपी मॉलिक्यूल को देखें तो अपनी आयोनाइज्ड फॉर्म जो भी यूजुअली सेलुलर सिस्टम में ऐसे एग्जिस्ट करती है बिकॉज यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वो यूजुअली रिलीज हो जाते हैं। वी ऑल नो कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और ये कौन सा फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि कौन सी स्पीशीज जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी, इनकी पीकेए एंड पीकेबी वैल्यूज पढ़ा था ना बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे भी आपके पास अगर आप इस स्ट्रक्चर को इसके साथ कंपेयर करो तो पेरेंट स्ट्रक्चर में यू हैव 4 नेगेटिव चार्जेस, 4 जगह के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज था, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसमें चार्ज रिपल्शन कंपैरेटिवली कम थी बिकॉज कुछ हद तक आपने से रिलीफ प्रोवाइड किया है कि पहले अगर इसमें 4 एक जैसे चार्जेस थे तो अब आपने इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद या एटीपी अपनी हाइड्रोलिसिस के बाद अपनी स्टेबल फॉर्म में आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखी है, इन स्लाइड्स की तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं इस पॉइंट को क्लियर करूँ। मैं वैसे ठीक हाँ कि एटीपी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है, जैसे ही एटीपी के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और वो हाइड्रोलिसिस एक फेवरेबल प्रोसेस है बिकॉज जो प्रोडक्ट्स बनेगी वो रिएक्टेंट के मुकाबले में क्या है, ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब है कि एटीपी का पेरेंट स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और उससे बनने वाली प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। मैं यही कहना चाह रही थी ना आप लोगों से कि आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इट मींस कि एटीपी इज नॉट एज मच स्टेबल एज एटीपी एंड इनऑर्गेनिक। अगर एटीपी इतना ही अनस्टेबल है, थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है, इसका केमिकल रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना। जब भी सेल के अंदर एटीपी अवेलेबल हो सेल को चाहिए कि इसे हाइड्रोलाइज करा दे बिकॉज एटीपी तो स्टेबल नहीं है लेकिन उसकी प्रोडक्ट स्टेबल है। इट मींस एटीपी थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल और थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होती है, जिनके केमिकल रिएक्शंस फेवरेबल होते हैं, जिनके केमिकल रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होते हैं। बात समझ आ रही है? मैंने आप लोगों से कहा है कि एटीपी इज अ कपलिंग फैक्टर और एटीपी कपलिंग फैक्टर क्यों है बिकॉज एटीपी से बनने वाली प्रोडक्ट्स उसके अपने ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रक्चर के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हैं। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो हमेशा सेल के अंदर एटीपी को हाइड्रोलाइज हो जाना चाहिए। एटीपी को एज इट इज नहीं रहना चाहिए, इस फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी रीजन ये है कि बेशक एटीपी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, यानी उसकी प्रोडक्ट उसके मुकाबले में ज्यादा स्टेबल है, इट मींस कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है बट दिस इज काइनेटिकली स्टेबल मॉलिक्यूल। काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है? थर्मोडायनेमिक्स जैसे हमने भी बता दिया कि जैसे फ्री एनर्जी की वैल्यू की बेस पे हम कहते हैं कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है, प्रोडक्ट्स का लो है, या रिएक्टेंट्स अनस्टेबल है और प्रोडक्ट स्टेबल है तो वो केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वो केमिकल रिएक्शन हमेशा प्रोडक्ट्स को फेवर करेगा, रिएक्टेंट्स की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल कंडीशंस में देखें तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को भी कंसीडर करना है। ये पॉइंट हम लोगों ने कुछ हद तक बायोकेमिस्ट्री 1 में भी पढ़ा था कि देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल हाई है, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल लो है, बट स्टिल दीज रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, या स्टिल ये रिएक्शन जो है ये इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहे। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज दीज रिएक्शंस आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये एक्सर्गोनिक हैं, ये फेवरेबल प्रोसेसेस हैं, लेकिन इनमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए देयर इज अ बैरियर, जिस बैरियर को हम क्या कहते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एंजाइम का कॉन्सेप्ट आता है कि एंजाइम की एब्सेंस में ये केमिकल रिएक्शन जो है ये काइनेटिकली स्टेबल रहेगा, ये नहीं होगा। जब तक एंजाइम अवेलेबल नहीं होगा तब तक एटीपी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। और यही रीजन है कि जब भी हम बात करते हैं कि ग्लूकोज ने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, तो बेशक आपके पास ग्लूकोज भी है, आपके पास एटीपी भी अवेलेबल है, लेकिन ये रिएक्शन तब तक नहीं होता जब तक आपके पास हेक्सोकाइनेज ना हो। बिकॉज एटीपी बेशक हाइड्रोलाइज जो है वो होने का पोटेंशियल रखता है थर्मोडायनेमिकली, लेकिन काइनेटिकली इसकी एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो इसे अलाउ नहीं करता कि ये अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करे या ये हाइड्रोलाइज हो। पहले हेक्सोकाइनेज इस बैरियर को रिड्यूस करेगा और बैरियर को रिड्यूस करने के बाद आपका एटीपी जो है ये हाइड्रोलाइज होगा और इस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो सिंथेसाइज होगा। इज इट क्लियर? अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग समटाइम्स ऐसा होता है डिग्री भी लेके चले जाते हैं लेकिन हमें ये पॉइंट समझ नहीं आती। हम ये समझते हैं कि एक्चुअली एटीपी हाइड्रोलाइज होने के बाद अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, बट एटीपी में जो एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म है दिस इज ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। जैसे मैंने आप लोगों से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा किसी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल की तरफ आती है तो वो फॉस्फोराइल ग्रुप की फॉर्म में फ्लो करती है। लाइक ये जो आपके पास 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसकी एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस या इसमें जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड है इसकी अगर आप एनर्जी कंपेयर करो तो एटीपी से ज्यादा है। इसी तरह से फॉस्फोइनोल पायरोवेट की जो एनर्जी है या एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस वो भी एटीपी से ज्यादा है। तो ये कंपाउंड्स एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करके अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक्चुअली फॉस्फोराइलेशन, transfer of phosphate group from a high energy molecule to a low energy molecule is actually the transfer of energy। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये चीज देख सकते हो कि थियोरेटिकली हमें ये लगता है कि वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन जिनको एटीपी ड्राइव करता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और जो एनर्जी यूज होगी वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगी। बट नो, एक्चुअली एटीपी की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो 2 स्टेप रिएक्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी क्या करता है, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है अपने टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को उस पोजीशन के ऊपर ट्रांसफर कर देता है और इस लो एनर्जी मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड रिएक्शन में आपका जो सेकंड रिएक्टेंट है वो आगे इस फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक करेगा। इट मींस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी लेके आएगा, एनर्जी को उस मॉलिक्यूल में ट्रांसफर करेगा और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आपकी जो सेकंड स्पीशीज है वो आके इसको रिप्लेस करेगी। सो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर या एटीपी की आपने जब भी बात करनी है, एटीपी में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का जो सोर्स है वो हाइड्रोलिसिस नहीं है बल्कि वो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर की फॉर्म है। हमेशा फॉस्फोराइल ग्रुप नहीं होता, दूसरे ग्रुप्स भी होते हैं जो कि मैं अभी बताती हूँ, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। ओके, अब हम ये देखते हैं कि क्या एटीपी के अंदर ये जो टर्मिनल पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है यही एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म में यूज होता है या बाकी जो ग्रुप्स हैं या बाकी जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं उनकी भी कोई पार्टिसिपेशन हो सकती है। सो इफ दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जिसमें यू हैव 3 डिफरेंट फॉस्फेट्स जो कि अटैच है विद द राइबोस एंड एडेनिन, तो आपके पास देयर आर 3 डिफरेंट ऑप्शंस। इस चीज को मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि किस कंडीशन में या किस केमिकल रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है। ओके, यूजुअली हम ये कहते हैं कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अब ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि 2 से 3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस की है। -30 किलो जूल पर मोल ये स्टैंडर्ड है, लेकिन जब आप एक्चुअल देखते हो तो वो वेरी करती है, कभी वो 50 तक भी चली जाती है और कभी 30 से भी कम हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, सॉरी एटीपी इनसाइड द सेल।
अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एटीपी का एक जनरल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक तरफ एडेनिन है, एक तरफ आपके पास राइबोस है और फिर इसके साथ आपके पास मल्टीपल 3 डिफरेंट फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। नाउ यू हैव 3 डिफरेंट साइट्स जहां पे आके कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हम जब आगे मेटाबॉलिज्म का प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो हम इन तीनों डिफरेंट साइट्स के ऊपर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को रियल लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे और ये चीज देखेंगे कि इस केमिकल रिएक्शन में टर्मिनल फॉस्फेट क्यों नहीं रिलीज हो रहा या इस केमिकल रिएक्शन में जो है ये पायरोफॉस्फेट क्यों रिलीज हो रहा। सो ये जो मैंने -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिखी है, ये मैंने टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस की एनर्जी लिखी है। यानी जब एटीपी अपना एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक करेगा तो उस फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक करने से जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, -30.5 किलो जूल पर मोल। अब सपोज देयर इज अ न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल आके सेल के जो है एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। अब फॉस्फेट ग्रुप ने अगर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, इट मींस कि उससे पहले अपना ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ने ये भी डिसाइड करना है कि मैंने किस बॉन्ड को ब्रेक करना है। सो वो बॉन्ड जो कि इस पर्टिकुलर अटैक के बाद सबसे वीक बॉन्ड होगा, फॉस्फेट उस बॉन्ड को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा या ब्रेक कर देगा। सो जैसे ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो आपका जो फॉस्फेट है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक किया था और इसके बाद फॉस्फेट ग्रुप इस पे ट्रांसफर हो गया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन या फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन, जिसमें एटीपी से जो फॉस्फेट ग्रुप है, टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप, वो अलग हो गया। और अगर आप इसके बाकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो तो इसमें अभी भी 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, एक राइबोस शुगर और एडेनिन अटैच है। इट मींस कि एटीपी अभी भी प्रेजेंट है और आपके पास फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल में ट्रांसफर हो गया। क्लियर हो गया? ये आपके पास तब होगा, ये प्रोडक्ट्स तब आएंगी जब आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। यूजुअली हमारे जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं या ग्लाइकोलिसिस वगैरह में जब हम देखेंगे तो उसमें हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप को प्रेफर किया जाता है और इससे -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो जाती है। There are some reactions जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है, उसके लिए आपको -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। आप ये चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाए और इरिवर्सिबल वो तभी होगा जब उसकी डेल्टा जी वैल्यू लार्ज नेगेटिव होगी और ये लार्ज और नेगेटिव तब होगी जब आपके पास यहाँ पे न्यूमेरिकल फिगर ज्यादा होगी। इट मींस कि आपको -30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि इस केस में आपकी बॉडी में किसी जगह पे कोई वाउंड है और कोई नया सेल बनना है और उस सेल को बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपके बॉडी में इस तरह से चेंजेस आएंगे कि आप प्रोटीन फॉर्मेशन को इरिवर्सिबल प्रोसेस रखना चाहते हो इन कंडीशंस में। तो ये इरिवर्सिबल तभी होगा जब इसके लिए आपकी जो डेल्टा जी वैल्यू है वो लार्ज और नेगेटिव होगी। समझ आ रही है? अब इसको हम देख लेते हैं कि ये किन कंडीशंस में होता है। आप लोग आगे जब लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन आप फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, या ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन या ग्लाइकोजन फॉर्मेशन में भी मैं इस पॉइंट को रेज करूंगी कि समटाइम्स आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो टर्मिनल पोजीशन की बजाय सेकंड फॉस्फेट ग्रुप को टारगेट करता है। यानी न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है, सेकंड फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है। इस केस में आपका वीक बॉन्ड, जो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड होगा आफ्टर द अटैक ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल, वो ब्रेक होगा और बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद आपका पायरोफॉस्फेट ग्रुप जो है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। ये जो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होना है, इधर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। इट मींस कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल ने फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट नहीं किया,
बल्कि पायरोफॉस्फेट ग्रुप इस पे ट्रांसफर हुआ है। तो दिस इज द सेकंड ट्रांसफर रिएक्शन जिसमें पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एटीपी, और पीछे आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप as well as ribose and adenine in the form of AMP रिलीज हो जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो प्रोडक्ट्स दोनों रिएक्शंस में डिफरेंट है। अगर न्यूक्लियोफाइल टर्मिनल पोजीशन पे अटैक कर रहे हैं तो आपके पास फॉस्फोराइल ट्रांसफर हो रहा है और एडीपी रिलीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है और एएमपी रिलीज हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि फॉस्फोराइल ग्रुप टेम्परेरीली किसी सबस्ट्रेट के अंदर शिफ्ट होता है, उसके बाद ये रिलीज हो जाता है। समझ आ रही है? पायरोफॉस्फेट ग्रुप के साथ भी ये होगा कि जिस न्यूक्लियोफाइल ने इसे एक्सेप्ट किया है उसकी एनर्जी वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद और उसमें सेकंड सबस्ट्रेट को ऐड करने के बाद ये मीडियम में रिलीज हो जाएगा। नाउ देयर आर स्पेसिफिक एंजाइम्स जिनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज। अभी परेशान नहीं होना, ये चीजें मैं आप लोगों को दोबारा बताऊंगी। अभी आपने सिर्फ ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है और क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को अटैकिंग साइड बता दिया तो मैं ये चाह रही हूँ इसको एंड तक लेके जाऊं। सो जब ये पायरोफॉस्फेट केमिकल रिएक्शन के बाद रिलीज हो जाएगा, अभी भी इसमें एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट है एंड देयर इज एन एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम को इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देगा और केमिकल रिएक्शन के अंदर इसकी एनर्जी को ऐड कर देगा। सो आपके पास जो रिएक्शन था वो हो भी जाएगा, यानी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और एडिशनल अमाउंट में रिलीज होने वाली एनर्जी उसे इरिवर्सिबल भी बना देगा। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास एक सेकंड सिनेरियो है जिसमें जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, बल्कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऊपर इसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है। सेकंड पोजीशन के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो नाउ दिस फॉस्फेट ग्रुप विल ब्रेक दिस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो गया। ये न्यूक्लियोफाइल कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, और दूसरी तरफ एएमपी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो गई। अब इस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है उसकी वजह से ये केमिकल रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वंस ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और पायरोफॉस्फेट यहाँ से निकलेगा तो ये निकलते निकलते अपना ये दूसरा जो बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर देगा। और इसका फायदा क्या होगा कि सेल एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला भी गया है और उसके बाद इसमें जो एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो इस केमिकल रिएक्शन को इन कंडीशंस में इरिवर्सिबल बनाएगी, बिकॉज अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं होगी बल्कि वो उसकी डेल्टा जी वैल्यू को लार्ज कर देगी, ब्रेक कर देगा। यहाँ पे भी जो बॉन्ड है, इज इट क्लियर जी? हो सकता है, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। आपके पास जब आप फैटी एसिड की बायोसिंथेसिस की बात करोगे ना, लिपिड मेटाबॉलिज्म को जब हम पढ़ेंगे तो हम तब ये चीज देखेंगे कि लिपिड्स को बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए और ये वो केमिकल रिएक्शन है जो कि ना तो टर्मिनल पोजीशन पे अटैक करता है ना सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है, बल्कि ये थर्ड फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर अटैक करता है। अब जब आपके थर्ड फॉस्फेट के ऊपर अटैक होगा तो इस केस में थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। अब आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी टारगेट साइट या उसने आगे अटैक किस पोजीशन के ऊपर करना है, दिस टाइम दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द थर्ड फॉस्फेट ग्रुप और अब आपका ये वाला बॉन्ड जो कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है ये इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। हमेशा फॉस्फेट जो इनके दरमियान वाला बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा और इस केस में आपके पास क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगी, ठीक है, एज अ बाई प्रोडक्ट। और जो आपके पास एएमपी है एडिनोसाइल जिसे एडिनाइल ग्रुप सॉरी कहते हैं, दिस कंप्लीट
एडिनाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर टू अ न्यूक्लियोफाइल, और एडिनाइल ग्रुप की ट्रांसफर से फॉस्फोराइल ग्रुप के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। जब सिंपली एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा था तो एनर्जी ट्रांसफर कम था। पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप के मुकाबले में अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट स्टिल अगर देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अभी भी पूरी नहीं हुई तो वो थर्ड पोजीशन के ऊपर अटैक करके एडिनाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर लेते हैं, पायरोफॉस्फेट को रिलीज कर देते हैं, और इस टाइम पे अगेन पायरोफॉस्फेट क्या करता है, अपने बॉन्ड को दोबारा हाइड्रोलाइज। ओके बच्चों, अभी मैं आप लोगों के सामने ये कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है इनको बता देती हूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इस चीज को ओके बच्चों, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आप लोग ये चीज ऑब्जर्व करोगे, आवाज नहीं आनी चाहिए, मुझे सिर्फ एक या दो टाइप्स बता लेने दें क्योंकि मुझे पता है कि ये कंप्लीट आज नहीं होना, इसे नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनको हम जब मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ेंगे तो हम ऑब्जर्व भी करेंगे कि देयर आर सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिसमें कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अभी हमने एटीपी में देखा कि एटीपी में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म के जरिए से हो रहा है। एक फास्ट मोइटी है, वो फॉस्फोराइल ग्रुप भी हो सकता है, पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप भी हो सकता है, एडिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, जो कि एक डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरफ जाता है और उसके बाद उस केमिकल रिएक्शन को फेवरेबल करता है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जिनको हमने इनकाउंटर करना है, चाहे हम उसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में करें, प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड। The first type of the mechanism या first आप जो रिएक्शन की बात कर रहे हो, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे जो है वो कैटाबोलिक रिएक्शंस के हवाले से बात करें बिकॉज दीज आर दी ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस जिसमें आपके यूजुअली जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। वी ऑल नो कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है किसी भी दो एटम्स के दरमियान तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इसी तरह से जब बॉन्ड में ब्रेक होना है तो इट मींस कि आप भी वो इलेक्ट्रॉन्स आपने उन रिस्पेक्टिव एटम्स को वापस कर दें। जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो उस टाइम पे देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। समटाइम्स आपकी बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है व्हिच मींस कि इक्वल क्लीवेज होती है। जो एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर एटम ए का था तो वो उसकी तरफ चला जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एटम बी से बिलोंग करता था वो उसकी तरफ चला जाएगा। तो इस केस में आपके जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रेडिकल्स कहते हो। ठीक है, रेडिकल्स वो स्पीशीज होती हैं जिसमें आपके पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ऑड नंबर है बिकॉज़ जो बॉन्ड था उसके ब्रेक होने के बाद आपके पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। इट मींस दीज आर दी रेडिकल्स, कार्बन रेडिकल एंड हाइड्रोजन रेडिकल। और रेडिकल्स हमेशा तब प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो। सेकंड सिनेरियो, ये कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल्स भी हो सकते हैं और कार्बन कार्बन रेडिकल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो। सेकंड सिनेरियो हेटेरोलिटिक क्लीवेज, कि आपके जो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन बॉन्ड्स को इसलिए एक्सप्लेन किया गया बिकॉज़ हम लोगों ने यूजुअली बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करना है ना, उसमें हमने इन बॉन्ड्स की ब्रेकेज को ज्यादा स्पेसिफिकली लिया है। दैट्स व्हाई इनकी एग्जांपल दी गई है। सो अगर हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी, हेटेरोलिटिक क्लीवेज वो क्लीवेज होती है जब आपका बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस बॉन्ड की ब्रेकेज इक्वल नहीं होती। यानी ये नॉर्मल पैटर्न से ये होना चाहिए था ना कि जितनी कंट्रीब्यूशन की सेंटर की थी वो उसे रिटर्न कर दी है, लेकिन हेटेरोलिटिक क्लीवेज में आपकी अनइक्वल जो बॉन्ड है उसकी क्लीवेज होगी। और इस केस में आपका जो एक एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है और दूसरे एटम के पास किसी भी किस्म की जो इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन है वो नहीं है। सो इस केस में आपके पास कार्ब एनाइन और कार्ब कैटाइंस बनते हैं, यानी ये वो आयंस हैं जो कि बॉन्ड की ब्रेकेज की वजह से बन रहे हैं और इस केस में हेटेरोलिटिक क्लीवेज की वजह से बन रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब हम लोग आगे मेटाबॉलिज्म या किसी भी पाथवे के अंदर कार्बोकैटायन या कार्बेनाइन की बात करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस केस में आपका जो बॉन्ड है उसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हुई है और आपके पास अगर वहां से इलेक्ट्रॉन्स पूरी तौर पे शिफ्ट हो गए हैं तो इस केस में आपके पास कार्बोकैटायन बन रही है और अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है तो दिस इज अ कार्ब एनाइन। इज इट क्लियर?